हेलो स्टूडेंट, 12th फिजिकल में आपका सेकंड लेसन प्रशिक्षण की विधियां चल रहा था और इसी में हम पिछली वीडियोज में सहन क्षमता के विकास की विधियां कर रहे थे। सहन क्षमता के विकास की 3 विधियां थी आपकी। पहली निरंतर प्रशिक्षण विधि थी, दूसरी फार्टले प्रशिक्षण विधि और तीसरी अंतराल प्रशिक्षण विधि थी, जिसमें से हमने निरंतर प्रशिक्षण और फार्टले प्रशिक्षण विधि के बारे में कर लिया था पिछली वीडियोज में। ठीक है, जो आपके पार्ट 3 और 4 में मिल जाएगा आपको, जो इसी लेसन के पार्ट 3 और 4 में। ठीक है, आज हम बात करेंगे अंतराल प्रशिक्षण विधि के बारे में। ध्यान रखना, ये सहन क्षमता के विकास की विधि है। ठीक है, तो आज हम इसकी अंतिम विधि सहन क्षमता के विकास की अंतराल प्रशिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अंतराल प्रशिक्षण विधि। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अंतराल प्रशिक्षण विधि, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अंतराल प्रशिक्षण विधि धावक या खिलाड़ी की क्षमता बढ़ाने के लिए एक आदर्श विधि मानी जाती है। किसके लिए? क्षमता के विकास, सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक आदर्श विधि मानी जाती है। यह विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि प्रयास यानी कि अभ्यास करना और फिर पुनः शक्ति प्राप्ति यानी कि शरीर को विश्राम देना ताकि दोबारा शक्ति प्राप्त हो जाए या दोबारा से शरीर क्रिया करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो यह विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें धावक या खिलाड़ी को परिश्रम करने के पश्चात थोड़ा विश्राम का समय मिल जाता है। ठीक है, तो तभी मैं कह रहा था ये प्रयास करना या परिश्रम करना, पहले परिश्रम करने के पश्चात थोड़ा विश्राम इसमें दिया जाता है। ठीक है, यह समय खिलाड़ी या धावक की क्षमता के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। जितनी अगर धावक की क्षमता अधिक हो जाती है तो धीरे धीरे यह समय कम कर दिया जाता है, और अगर क्षमता कम है तो थोड़ा ये रिकवरी टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है। ठीक है, विश्राम का समय थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है। धावक की क्षमता बढ़ने के साथ उसके क्रम में, ठीक है, ये कह रहा है अगर धावक की क्षमता बढ़ जाती है तो उसके श्रम में वृद्धि कर दी जाती है। जो कार्य दिया जाता है उस कार्य को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है, या फिर पुनः शक्ति प्राप्ति का जो समय है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो 2 तरीके से करते हैं इसमें, या तो उसका जो मेहनत है वो बढ़ा देंगे, जो कार्य कर रहा है, श्रम कर रहा है, उसमें वृद्धि कर देंगे, या फिर जो बीच में पुनः शक्ति प्राप्ति रिकवरी जो टाइम ले रहा है उसको कम कर देंगे। ठीक है, इस विधि का उद्देश्य धावक की क्षमता को बढ़ाना है, धावक की सहन क्षमता जो होती है उसको बढ़ाना है। ऐसा परिश्रम बढ़ाकर या फिर पुनः आवृत्ति का समय घटाकर किया जा सकता है। तो अगर सहन क्षमता को बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ेगी? या तो उसका कार्य बढ़ा दिया जाए तो सहन क्षमता बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ा दिया जाए, या फिर बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम लेता है, वो रिकवरी टाइम लेता है, या फिर वो आराम का समय लेता है उसको घटा दिया जाए, अभी सहन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, यह प्रशिक्षण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि श्रम करने से शरीर थक जाता है। किस सिद्धांत पर? कि भाई अगर हम मेहनत करते हैं तो शरीर क्या हो जाता है? थक जाता है। तो और उसको पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। यदि श्रम के बीच में यानी कार्य के बीच में आराम मिलता रहे तो शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कार्य कर रहे हैं हम और कार्य के बीच में शरीर को अगर आराम मिल जाए, ठीक है, तो उसी कार्य की क्षमता करने की बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता। इस विधि द्वारा प्रशिक्षण के फलस्वरूप धावकों तथा खिलाड़ियों ने अनेक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना भाई, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहे थे भाई, कौन सी विधि है जिससे खिलाड़ियों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नए रिकॉर्ड बनाए हैं? तो कौन सी है? अंतराल प्रशिक्षण विधि है आपकी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप या इस विधि के फलस्वरूप धावकों तथा खिलाड़ियों ने अनेक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रशिक्षण से खिलाड़ी के रक्त प्रवाह तथा श्वसन संस्थान में सुधार होने के अतिरिक्त आपसी तालमेल बढ़ जाता है। तो इस प्रशिक्षण क्या होता है? खिलाड़ी का रक्त प्रवाह तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ श्वसन संस्थान उसमें सुधार होता है। इसके अलावा जो उसका तालमेल है, कोऑर्डिनेट है, वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रशिक्षण को कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट की संज्ञा दी जाती है। आपसी तालमेल बढ़ जाता है ना, इसीलिए इस प्रशिक्षण विधि में जिन 4 बातों पर विशेष बल दिया जाता है वो इस प्रकार से है, यानी ये 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, धावक की क्षमता वृद्धि हेतु क्षमता को बढ़ाना है तो दूरी पहले ही निश्चित कर दी जाती है, जैसे 60 मीटर दौड़ना है या 120 मीटर दौड़ना है, 150 मीटर आदि। ठीक है, इस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। फिर है कदमों की तीव्रता, भाई कदमों को कैसी तेज रखनी है, कम रखनी है, धीमे चलना है, किस टाइप से? तो इसमें धावक या खिलाड़ी के कदमों की दूरी पहले ही निश्चित कर ली जाती है और एक गति एवं कदमों की ताल से धावक को निश्चित दूरी तय करनी होती है।
फिर है पुनः शक्ति प्राप्ति का समय, बीच में जो रिकवरी टाइम दिया जाता है वो समय पहले ही डिसाइड किया जाता है कि भाई मैं 150 मीटर तेज दौड़ूंगा फिर धीमा हो जाऊंगा ताकि रिकवरी हो जाए, ठीक है, इस टाइप से तो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो पुनः शक्ति प्राप्ति का समय, इसमें पुनः शक्ति प्राप्ति की अवधि निश्चित कर दी जाती है, ठीक है, इतने समय तक वो रेस्ट लेगा, अथवा यह अवधि 1 मिनट हो सकती है, 2 मिनट या 3 मिनट भी हो सकती है। बीच में जो रिकवरी टाइम होता है वो 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है इस अवधि में धावक या तो पूर्ण विश्राम करता है, यानी 1, 2, 3 मिनट की मिलती है, या तो उसे धावक पूर्ण विश्राम करेगा या फिर धीरे धीरे चलने लग जाता है या धीरे धीरे दौड़ने लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है पुनरावृत्ति क्रम को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम पुनरावृत्ति क्रम कैसे रखेंगे, कि भाई हमने पुनरावृत्ति कैसे करनी, 150 मीटर दौड़े फिर हम थोड़ा धीमे हो गए, धीमे चलने लगे, फिर 150 मीटर दौड़े फिर धीमे चलने लगे, है ना, ये पुनरावृत्ति क्रम होता है, तो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन और ट्रेनिंग साइकिल, ठीक है। तो पुनरावृत्ति क्रम कैसे होता है, एक चक्कर कितनी बार पूरा करना चाहिए इसका निश्चय प्रशिक्षक धावक की आवश्यकता अनुसार पहले ही तय कर लेता है, ठीक है, या प्रशिक्षक होता है वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि धावक में कितनी उसको आवश्यकता है ट्रेनिंग करने की और कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, तो इसी के अनुसार उसको कितने चक्कर लगाने हैं, कितनी बार चक्कर लगाने हैं, ठीक है, ये सारा, ठीक है, या एक चक्कर कितनी बार पूरा करना है, ये सारे डिसाइड पहले ही कर लिया जाता है। उदाहरणतः इस चक्कर को इस तरह व्यवस्थित करते हैं, वो किस तरह से ये दिखाया गया है कि मैं किस तरह से इसमें अभ्यास करना चाहिए, इस विधि के अंदर कैसे चक्कर अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उसने बताया कैसे, देखिए रहा, पहला स्टेप को हम ले सकते हैं कि भाई 150 मीटर स्प्रिंट दौड़ना तेज गति से, फिर 250 मीटर धीमी गति से दौड़ देना, ठीक है, पहला स्टेप ये। सेकंड 100 मीटर तेज गति से दौड़ो और फिर 200 मीटर धीमी गति से दौड़ो रिकवरी के लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरे में 100 मीटर तेज गति से दौड़ो फिर 250 मीटर पैदल चल पड़ो, ठीक है, दौड़ना नहीं पैदल चलना, ठीक है, या फिर 100 मीटर दौड़ करो 250 मीटर चलो, ठीक है, यही। इसके बाद 150 मीटर दौड़, तीसरे में 150 मीटर दौड़ अच्छे से खींचो, ठीक है, फिर 3 मिनट का विश्राम कर लो, ठीक है, या फिर 150 मीटर आराम से दौड़ो और फिर 3 मिनट का विश्राम करो, यानी इस तरह से हम ये सर्कल बना सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्यों इसमें बीच में देखना, ध्यान रखना सभी में रिकवरी टाइम दिया जा रहा है। रिकवरी टाइम किस रूप में दिया जा रहा है, या तो धीमी गति से दौड़ करके, ठीक है, या फिर पैदल चल करके, या फिर विश्राम करके, ठीक है, ये रिकवरी टाइम बीच में दिया जाता है, इसीलिए इसको अंतराल, बीच बीच में गैप दिया जा रहा है, अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं, ठीक है। कह रहा है 2 चक्रों के बीच धावक को विश्राम के लिए इतना समय दिया जाना चाहिए कि धावक अपने को पूर्ण स्वस्थ अनुभव कर सके। 2 चक्रों के बीच में पहले 150 मीटर दौड़े आप, फिर बीच में इतना टाइम होना चाहिए कि अगले 150 मीटर दौड़ने से पहले आप पूर्ण रूप से विश्राम कर सके, ठीक है। तो कह रहा है 2 चक्रों के बीच धावक को विश्राम के लिए इतना समय दिया जाना चाहिए कि धावक अपने को पूर्ण स्वस्थ अनुभव कर सके, किंतु इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि विश्राम के समय को घटाया बढ़ाया जाए तो चक्रों में किसी प्रकार का कोई फेरबदल न किया जाए, ठीक है। यदि दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पुनः शक्ति प्राप्ति समय या चक्रों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ठीक है। चक्रों में परिवर्तन कर रहे हो तो दूरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अंतराल प्रशिक्षण विधि का कार्यक्रम साप्ताहिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, यानी साप्ताहिक सिद्धांत वही सप्ताह में हम इतनी बार करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। या 3 या 4 दिन के प्रशिक्षण के पश्चात खिलाड़ी या धावक को 1 दिन का विश्राम देना चाहिए, तो पूरे सप्ताह का कर लो आप, ठीक है, या फिर 3-4 दिन प्रशिक्षण करने के बाद 1 दिन का खिलाड़ी को विश्राम देना चाहिए, आराम देना चाहिए। खेल प्रतियोगिता में धावक या खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता और आयु को ध्यान में रखते हुए इस क्रम में फेरबदल भी किया जा सकता है, ठीक है। यदि परिश्रम करने के पश्चात खिलाड़ी अपने आप को 24 घंटे बाद भी थका हुआ महसूस करे या अनुभव करे तो उसके लिए यह प्रशिक्षण विधि उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है। यदि खिलाड़ी या धावक दिन भर के विश्राम के बाद अपने आप को ताज़ा अनुभव न करे तो उसके प्रशिक्षण में फिर फेरबदल कर देना चाहिए, ठीक है। इसी सिद्धांत को आधार मानकर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने से ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण करेंगे तभी अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। अतः खेल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी या धावक को तैयार करने में प्रशिक्षक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व बहुत इसमें महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी अंतराल प्रशिक्षण विधि, ठीक है। नॉर्मली ये था कि ये विधि पहले हम अभ्यास करते हैं, फिर हम रिकवरी टाइम लेते हैं, यानी कि रेस्ट का समय लेते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। तो आज आपकी सहन क्षमता के विकास की तीनों विधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो
पार्ट आपका 3 था, उसमें हमने निरंतर प्रशिक्षण विधि की थी। पार्ट 4 था, उसमें हमने फार्टलेग प्रशिक्षण, और पार्ट 5 में आज हम ये अंतराल प्रशिक्षण विधि कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों विधियाँ इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक एक विधि पूछता रहता है, तो अच्छे तरीके से आप इसको करिए रिवाइज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो आप। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 6 होगा हमारा, उसमें हम गति के विकास की विधियाँ करेंगे। गति के विकास की विधि आपकी तरण दौड़ और पेस दौड़े रहेंगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।